हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपीठ क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्लेटो। तो जो प्लेटो है वो एनटीए का एक तरीके से फेवरेट टॉपिक है। यानी हम बोल सकते हैं कि प्लेटो से क्वेश्चन हर बार पेपर में मिलता ही मिलता है। वो बात अलग है कि एनटीए ने पहले एनटीए क्या करता था। एनटीए प्लेटो के बारे में मोटी मोटी बातें पूछ लेता था। ठीक है, प्लेटो कहाँ का रहने वाला था, प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी। ठीक है, और वही फेमस बुक द रिपब्लिक, द लॉज, ठीक है, द सिम्पोजियम करके ऐसी बुकों के नाम पूछ लेता था, एक बुक का नाम। वो हम इजिली टिक कर देते थे। लेकिन पिछले 2-3 साल से क्या है ना कि एनटीए ने डेप्थ में पूछना शुरू कर दिया इस टॉपिक से, प्लेटो से। तो अब इस ये टॉपिक इतना बड़ा है ना कि इसका अलग से हम इसे फिलोसफी में पढ़ते हैं, इसके बारे में पूरा। ठीक है, लेकिन यहाँ हम वो चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो की क्या क्या खास बात रहने वाली है कि एक तो ये वीडियो एक लेक्चर में पूरी हो जाएगी। ठीक है, इसी पार्ट में मैं पूरा प्लेटो करा दूंगा। लास्ट में मैं एक ट्रिक दूंगा जिससे आप इसकी जो मेन मेन बुक्स है वो याद कर रख सकते हैं। कि उसके अलावा क्या है कि जो ये टॉपिक है इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो प्लेटो का जो बर्थ है वो 427 बीसी में हुआ था, जैसा हम सब जानते हैं। ठीक है, ये पहले ऐसे थिंकर थे जिन्होंने पॉलिटिकल फिलोसफी का आइडिया दिया। ठीक है, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी भी बोला जाता है। उसके अलावा इनके गुरु थे सुकरात। तो ये क्या थे? सुकरात के शिष्य थे, सुकरात के स्टूडेंट थे, एथेंस के रहने वाले थे। ठीक है, और इन्होंने क्या, ग्रीक ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी का निर्माण किया। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी? ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी की इन्होंने नींव रखी। ठीक है, अब ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी का मतलब है कि इन्होंने प्रॉपर तरीके से बताना शुरू किया कि किस तरह से राजा होना चाहिए, किस तरह से राजा का न्याय होना चाहिए। ठीक है, प्रजा किस तरह की होनी चाहिए। तो इस तरह की इन्होंने बात की, तो हम बोल सकते हैं इन्होंने ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी की नींव रखी। उसके अलावा इन्हें फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल आइडियलिज्म भी बोला जाता है। अब फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल आइडियलिज्म का क्या मतलब है कि जो प्लेटो थे वो हमेशा बात करते हैं किसकी? आदर्श राज्य की, आदर्श राजा की। या हम बेसिकली बोल सकते हैं कि वो सब एक आदर्श व्यवस्था की बात करते हैं। ठीक है, अब जो ये आदर्श व्यवस्था थी, जिस हिसाब की प्लेटो आदर्श व्यवस्था चाहते थे, वो एक तरीके से इम्प्रैक्टिकल थी, या जिसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं यूज कर सकते। इसलिए जो भी प्लेटो के व्यूज थे, प्लेटो के थॉट थे, द फिलोसफर किंग के, ये कभी यूज नहीं हुए, इसलिए ये फिलोसफी बन गए। ठीक है, तो अब आइडियलिज्म मतलब आदर्शवाद, और फिलोसफिकल मतलब दार्शनिक। तो इसे इसलिए इनको दार्शनिक आदर्शवाद का फाउंडर भी बोला जाने लगा। ठीक है, अब यूटोपियन थॉट की बात करते हैं। तो यूटोपियन थॉट क्या होता है? जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो चीजें हमारी प्रैक्टिकल तौर पे अप्लाई नहीं की जा सकती, वो किसमें? यूटोपियन थॉट में पढ़ते हैं। ठीक है, जो चीजें इमेजिनरी होती हैं, जिन्हें हम प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकते, उन्हें बोलते हैं यूटोपियन थॉट। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये था प्लेटो का इंट्रोडक्शन कि प्लेटो प्लेटो है जो सुकरात के शिष्य थे। 427 बीसी में इनका जन्म हुआ। इसके अलावा इन्हें ग्रीक पॉलिटिकल थ्योरी का फाउंडर माना जाता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी बोला जाता है, फादर ऑफ फिलोसफिकल आइडियलिज्म भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने उनकी उसकी भी नींव रखी थी। तो और यूटोपियन थॉट भी क्या था? यूटोपियन थॉट भी इन्होंने शुरू किया था। इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी यूटोपियन थॉट से ही शुरू होती है। अब बात करते हैं कि जो प्लेटो थे उस पे किस किस चीज का प्रभाव पड़ा, किस किस चीज का नहीं, किस किस पर्सन का प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अब जो प्लेटो का विचार था वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस था किससे? जो कंटेम्परेरी इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट है। अब ये जो टर्म दे रखी है हमारी, ये जो हमारी टर्म दे रखी है कंटेम्परेरी इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट, तो इसका मतलब है कि जो उस टाइम पर, कंटेम्परेरी मतलब होता है उस टाइम की सिचुएशन, जिस टाइम पे वो थे, जिस टाइम पे वो बड़े हो रहे थे, जिस टाइम पे उनका जन्म हुआ था। ठीक है,
तो उस टाइम की जो सिचुएशन थी उसे बोला जाता है कॉन्टेम्परेरी। ठीक है। अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आज कंटेम्परेरी क्या, जो हमारे आसपास हो रहा है वो। तो उस टाइम पे जो कंटेम्परेरी इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट का मतलब हो गया, उस टाइम पे जैसे सुकरात थे और जो अदर क्या थे, अदर पर्सन थे जिनके अंदर ज्ञान था, जिनके अंदर नॉलेज थी, उनके साथ ये रहते थे। ठीक है, उनसे सीखते थे, वहाँ के माहौल से सीखते थे, और वहाँ का जो भी आसपास चीजें, सराउंडिंग में जो चीजें हो रही थी उनसे अनुभव लेके सीखते थे। तो वो हो गया कंटेम्परेरी इंटेलेक्चुअल क्लाइमेट। उसके अलावा इनके ऊपर जो प्रभाव पड़ा वो पड़ा किसका, पाइथागोरस का। अब ये वही पाइथागोरस है जिन्होंने पाइथागोरस थ्योरम दी थी, एच स्क्र इजिकल टू बी स्क्र प्लस बी स्क्र वाली। उसके अलावा पैरामेंडिस, हेराक्लीटस एंड सोक्रेट। अब ये क्या है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ लेता है आजकल कि ऐसे कौन कौन से थिंकर है या ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिन पे प्लेटो का प्रभाव पड़ा। तो तीन नाम दे के हो सकता है चौथा अलग डाल दे। ठीक है, या चारों नाम डाल के ए बी सी में पूछ ले कि ए बी सी है या बी सी है या ए बी सी डी है। तो ये हमें याद रखने हैं, पाइथागोरस, पैरामेंडिस, हेराक्लीटस एंड सुकरात। उसके अलावा भी काफी सारे पर्सन थे, लेकिन ये मैंने इसलिए इसमें मेंशन कर रखे हैं क्योंकि इनका आइडिया था। जैसे पाइथागोरस था, पाइथागोरस से इन्होंने ज्योमेट्री का आइडिया लिया। पैरामेंडिस से इन्होंने चेंज का आइडिया लिया। ठीक है। हेरिक्लिटस से इन्होंने आइडिया लिया कि जो कोई भी चीज है वो क्या है, परमानेंट है, उसका जो विचार है वो परमानेंट है, जो हम चीज देख रहे हैं वो वास्तविकता नहीं है। ये हम सारी बातें आगे पढ़ेंगे। और सोक्रेत के तो ये सबसे बड़े शिष्य माने जाते हैं। सुकरात से तो इन्होंने लगभग जो उनका मेथड है पढ़ाने का, रिसर्च करने का, वो सारा सुकरात से इन्होंने लिया था। तो इन इन लोगों का इन प्लेटो पर प्रभाव पड़ा। अब आगे आ जाते हैं कि जो कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज टाइम इन एथेंस, यानी जो एथेंस में उस समय क्या हो रहा था। तो जैसा कि मैंने बताया कि क्या होता है कि कोई भी जो पॉलिटिकल थिंकर होता है ना, कोई भी पॉलिटिकल थिंकर है, उसका एक बेस आइडिया होता है। वो बेस आइडिया किस पे डिपेंड करता है, वो करता है सिचुएशन पे, कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी। वो डिपेंड करता है कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी। तो जिस टाइम पे प्लेटो बड़े हो रहे थे, उन्होंने देखा कि जो एथेंस था वो स्पार्टा से हार गया था, किसमें, पेलोपोनेशियन वॉर में। अभी एक जगह का नाम है, ये कुछ नहीं है, एक जगह का नाम है। एक वॉर हुआ पेलोपोनेशियन वॉर, उसमें क्या हुआ, एथेंस हार गया। ठीक है। अब प्लेटो चाहते थे कि वो जो जिस वजह से एथेंस हारा है उन तथ्यों पर जोर डालें। ठीक है, उन फैक्ट्स को पढ़े कि जो एथेंस है वो क्यों हार गया। क्योंकि क्या थे, ये नाखुश थे। अपने देश की हार से कौन खुश होता है, कोई भी नहीं होते। हम भी नहीं खुश होते जब पाकिस्तान और इंडिया खेलते और इंडिया यानी चांस हार जाता है। तो इसी वजह से ये नाखुश थे। तो इन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, उन रीजंस का पता लगाया जाए कि भाई हम क्यों हारे। ठीक है। तो जिस टाइम पे ये सारी चीजें घटित हो रही थी, उस टाइम पे जो ग्रीक हिस्ट्री था उसका सबसे ये डार्क पीरियड चल रहा था। अशांत जिसे बोलते हैं ना, शांति ना, वॉर होते रहना, वो पीरियड चल रहा था। मतलब अगर हम बात करें, जैसे जो आज हमारे जो डेवलप्ड कंट्रीज है बहुत सारे, वो उस टाइम पे इंडिया से भी ज्यादा पीछे थे। ठीक है, जो आज हमारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो एक टाइम पे इंडिया से पीछे थे। ठीक है, इंडिया से भी पीछे थे। उस टाइम पर क्या था, वो लोग आपस में लड़ते रहते थे, धर्म के नाम पर लड़ते रहते थे, वहां पे चर्च रूल था। ठीक है, तो उस फेज को बोला जाता है डार्क फेज ऑफ ग्रीक। ठीक है। तो ये उसी फेज की बात कर रही है जिस टाइम पे ग्रीक हिस्ट्री में सबसे अशांत समय चल रहा था, लड़ाइयाँ होती थी, दंगे होते थे। ठीक है। तो एक रीजन ये था। दूसरा रीजन था कि वहां का जो शासन था वो निरंकुश था। ठीक है। वो जो वहाँ का जो रूलर था वो क्या था, निरंकुश था, वो अपनी चलाता था। वो ठीक है, वो जो भी रिफॉर्म करने की कोशिश करता था उसे सजा दे देता था, उसकी नहीं सुनता था। तो वहाँ का जो सिस्टम था करप्ट था। तो अब क्या था, अब प्लेटो चाहते थे कि वो एथेंस को एक आइडियल स्टेट बना सके। वो क्या चाहते थे कि एथेंस को मैं एक आइडियल स्टेट में कन्वर्ट कर दूं।
ये वो चाहते थे। इसके लिए उसका एक ही तरीका था कि जो वहाँ का रूलर है, जो वहाँ का रूलर है उसे आदर्शवादी बना दिया जाए। और उसी आदर्शवादी रूलर की जो बात की है उसे ही बोला इन्होंने फिलोसफर किंग। उसे ही क्या बोला इन्होंने? फिलोसफर किंग। तो अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि प्लेटो का इंट्रोडक्शन, कि वो 427 में एथेंस में रहते थे। ठीक है, एथेंस में उनका जन्म हुआ था। उसके बाद उन पर किस किस का प्रभाव पड़ा? पाइथागोरस, पैरामेंडिस, हेराक्लीटस, सुकरात। ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा इन्होंने उस टाइम से क्यों का तो वार था, उस वॉर को इन्होंने पढ़ा, उन्होंने आइडिया लगाया कि ये क्यों है, और फिर इन्होंने उस चीज का सॉल्यूशन पाया, आइडियलिज्म को। ठीक है, कि अब क्या है, फिर इन्होंने अपनी जो थ्योरी है आइडियलिज्म की वो दी। तो अब जो हमने पढ़ा कि इस पे किस किस के क्या प्रभाव पड़े, उनमें सबसे पहले थे पाइथागोरस। तो इसमें जो मैं बता रहा हूँ पाइथागोरस से हमें याद रखना है, पाइथागोरस से इन्होंने लिया आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स। ठीक है। अब ये कुछ नहीं था, ये इतना आइडिया था, जैसा पाइथागोरस भी ये मानते थे कि जो हमारी बॉडी है उसमें क्या है, एक आत्मा है, एक सोल है। ठीक है। बॉडी क्या है, टेम्परेरी है, बस सोल परमानेंट है। ठीक है, बॉडी क्या है, टेम्परेरी है, पर सोल परमानेंट है। वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में वो क्या है, विजिट करती रहती है, एक संसार से दूसरे संसार में। ठीक है। और पाइथागोरस मानते थे कि जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं वो एक प्रॉपर एक लॉजिकल सिस्टम पे बेस्ड है। वो मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल प्रिंसिपल बेस है, पर बेस है, और सोसाइटी को भी ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है। प्लेटो को ज्योमेट्री से भी क्या था, बहुत प्यार था, क्योंकि उन पाइथागोरस से उन्होंने ज्योमेट्री सीखी थी। इवन उनका जो प्लेटो का स्कूल था, उन्होंने उसमें लिखवा रखा था कि जिसको ज्योमेट्री नहीं आती वो अंदर नहीं आ सकता। ज्योमेट्री को क्या कर रखा था इन्होंने, अपनी एकेडमी में कंपलसरी कर रखा था प्लेटो ने। तो ये ज्योमेट्री से इतने ज्यादा प्रभावित थे, जो ज्योमेट्री हम मैथ्स में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद इससे जो याद रखने लायक चीजें वो दो चीजें हैं। सबसे पहली कि पाइथागोरस से इन्होंने ज्योमेट्री से इन्फ्लुएंस थे पाइथागोरस की। और सबसे इम्पोर्टेंट है जो है वो है हमारा क्या, आइडिया ऑफ आइडिया ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स, आत्माओं का स्थानांतर गमन। ठीक है। अब आगे बात करते हैं हेराक्लीटस की। जो हेराक्लीटस थे वो क्या थे, वो मानते थे कि जो लाइफ है ना, जो जीवन है, वो कंटिन्यूअस चेंज का नाम है। इस दुनिया में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, सारी चीजें बदलती रहती हैं। लाइफ का ही नाम क्या है, चेंज है। ठीक है। और क्या ये मानते थे कि जो चेंज है ना वही एसेंस ऑफ द वर्ल्ड है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, इनको ज्यादा डीपली ना समझ के हम जितना इम्पोर्टेंट है वही वही पढ़ेंगे। तो इसमें जो हेराक्लेटस ने जो बात बोली थी वो थी, चेंज इज द एसेंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। अब आगे बढ़ते पैरामेंडिस से। अब पैरामेंडिस से इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात सीखी। वो बात क्या थी कि कोई भी चीज है ना जो हम आसपास देखते हैं, भले ही वो क्या है, परमानेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो उनका आइडिया है, जो आइडिया है उन चीजों का वो क्या है, परमानेंट है। तो पैरामेंडिस से इन्होंने जो बात सीखी वो सीखी, जो आइडिया है, आइडिया इज परमानेंट। ठीक है। आइडिया क्या है, आइडिया परमानेंट है। ठीक है। तो अब इन्होंने तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू को मिलाया, किसको, पाइथागोरस के, हेराक्लीटस के और पैरामेंडिस के। और इन्होंने अपना क्या किया, अपनी एक बात निकाली कि जो भी नॉलेज है ना वो वर्च्यू है। ठीक है। नॉलेज वॉज वर्च्यू। ठीक है। अब नॉलेज वॉज वर्च्यू का मतलब है कि जो उस टाइम पे इन्होंने बात कही कि जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, वही गुण है। वर्च्यू का मतलब गुण। ठीक है। तो ये इसमें से जो बात निकल के आती है, नॉलेज इज वर्च्यू, ये बात किसने बोली है, ये बात बोली है किसने, प्लेटो ने। ठीक है, नॉलेज इज वर्च्यू, तो ये बात आ सकती है। तो ये हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा क्या पढ़ा, पाइथागोरस से हमने पढ़ा ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल्स, ज्योमेट्री। इसके अलावा हेरिक्लिटस से पढ़ा हमने चेंज इज द एसेंस ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, परिवर्तन इस संसार का सार है। उसके अलावा हमने पढ़ा पैरामेंडिस से, कि पैरामिड से हमने पढ़ा कि जो हम आसपास चीजें देखते हैं वो भले ही क्या है,
टेम्परेरी है, लेकिन उनका आइडिया क्या है, परमानेंट है। और फिर क्या, प्लेटो ने खुद का इन तीनों का जो कंक्लूजन निकाला, वो निकाला कि जो नॉलेज है वो क्या है, वर्च्यू, नॉलेज इज वर्च्यू। अब बात करते हैं सुकरात की, सुकरात का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो सुकरात क्या थे, उनके टीचर थे। तो क्या थे वो, सुकरात को सबसे वाइजेस्ट मैन मानते थे अर्थ पर, सबसे बुद्धिमान आदमी मानते थे। ठीक है। और सुकरात से उन्होंने क्या, मेथड ऑफ डायलेक्टिक्स लिया। प्लेटो एक्सेप्टेड थ्री डॉक्ट्राइन्स एनुसिएटेड बाय सुकरात विच इंक्लूड, प्लेटो ने क्या, सुकरात से तीन चीजें ली, तीन चीजों के बारे में पढ़ा। वर्च्यू इज नॉलेज, जो इन्होंने कंक्लूड किया था ऊपर कि जो वर्च्यू है वो नॉलेज है। सुकरात भी यही बात बोलते थे। यही क्या बना, यही पॉलिटिकल फिलोसफी का बेस बना कि जो वर्च्यू है वो क्या है, नॉलेज है। वर्च्यू मतलब गुण। ठीक है, जो गुण है वही क्या है, वही नॉलेज है। वर्च्यू, गुण। ठीक है। उसके अलावा थ्योरी ऑफ रियलिटी, वास्तविकता का सिद्धांत, और थ्योरी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सिद्धांत, ये तीन चीज इन्होंने क्या है, सुकरात से सीखी। तो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, वर्च्यू इज नॉलेज, थ्योरी ऑफ रियलिटी, और थ्योरी ऑफ नॉलेज। ठीक है। अब इन्होंने अपनी जो बुक लिखी, प्लेटो ने, रिपब्लिक, उसमें इन्होंने सुकरात का नाम लिखा है। डायलॉग फॉर्म में वो बुक लिखी है, और अपने डायलॉग में इन्होंने मेन कैरेक्टर सुकरात को बताया है। यानी अपने पॉलिटिकल थॉट सुकरात के नाम से इन्होंने उस डायलॉग फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है। प्लेटो थे वो क्या थे, डेमोक्रेसी को एक अच्छा शासन नहीं मानते थे। उसका सिंपल सा रीजन यही था कि सुकरात था जो, उनको क्या था, पॉइजन दे के मार दिया था। उस टाइम पे जो फॉर्म थी वो डेमोक्रेटिक फॉर्म थी वहां पे। ठीक है। जो एथेंस में जो रूल कर रहे थे वो डेमोक्रेट्स रूल कर रहे थे। तो इस वजह से क्या था, सुकरात को जहर दे के मार दिया था, और यही वजह थी कि प्लेटो को डेमोक्रेसी पसंद नहीं थी। ठीक है। प्लेटो मानते थे कि जो डेमोक्रेसी है वो एक तरीके से भेड़ चाली है। ठीक है। उसमें अगर काफी चार, मतलब कैसे, उनका क्या मानना था कि मान लो पांच लोग हैं, मान लो पांच लोग हैं, किसी देश में पांच ही लोग हैं। पांच लोग में से तीन लोग अगर मूर्ख हैं, तीन लोग मूर्ख हैं, और वो किसी एक चीज को मान लेते हैं, तो वही चीज क्या हो जाएगी, सच हो जाएगी। ठीक है। तो इस ये मानते थे वो डेमोक्रेसी को लेके कि डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं। अब आगे बात करते हैं। अब आगे आ जाते हैं जो प्लेटो के जो इम्पोर्टेंट वर्क है, या बोल सकते हैं प्लेटो ने जो इम्पोर्टेंट किताब लिखी है, जिससे पूछा जाता है, जिसकी किताब से ये पूछ लिया जाता है किस किताब में क्या लिखा हुआ है। तो प्लेटो ने लिखी है द रिपब्लिक, और इसका नाम क्या है, द रिपब्लिक के अलावा कंसर्निंग जस्टिस, ये लिखी इन्होंने 375 बीसी में। ये प्लेटो का सबसे क्या है, फेमस वर्क है, यानी ये सबसे फेमस बुक है। इसे बोल सकते हैं कि ये जो आइडियल स्टेट है उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, इस बुक को। इसमें क्या है, थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन के बारे में, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के बारे में, और इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसफर किंग के बारे में। ठीक है। तो अब क्या है, अब बात करते हैं स्टेट्समैन की। ठीक है। अब स्टेटमैन, जो स्टेट्समैन बुक है, ये दिखाती है कि जो डेमोक्रेसी के खिलाफ वो क्या सोचते थे प्लेटो, या जो उनका व्यूज था, जो डेमोक्रेसी से वो चिढ़ते थे, वो क्यों चिढ़ते थे, या वो क्यों उससे नफरत करते थे। ठीक है। और इसके अलावा वो उसने क्या है, जो स्टेट्समैन उनकी बुक है, उसमें इन्होंने स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन को अलग अलग डिफाइन किया है, क्लासिफाई किया है। ठीक है। और उस बुक में स्टेट्समैन में इन्होंने माना है, स्टेट्समैन में, कि लॉ इम्पोर्टेंट है। लॉ इम्पोर्टेंट है, ये बात इन्होंने मानी है किसमें, लॉ इम्पोर्टेंट है, ये बात मानी है इन्होंने स्टेट्समैन में। ठीक है। ये बात मानी है इन्होंने स्टेट्समैन में। अब आगे बात करते हैं। अगली बुक आती है इनकी द लॉज। ठीक है। ये दो द लॉज बुक है ना, ये एक तरीके से और भी मतलब इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाती है, क्योंकि जो द लॉज बुक है वहां से जो प्लेटो है, जो कि प्योरली बिलीव करते थे आइडियलिज्म में, वो क्या करते हैं, वो प्रैक्टिकल होने की ट्राई करते हैं। यानी उनके जो विचार है वो क्या है, प्रैक्टिकल होने की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल भाषा में बोलूं तो उन्हें समझ आ गया था कि जो भी उन्होंने बात की है, आइडियल स्टेट की, फिलोसफर किंग की,
वो काफी ज्यादा इम्प्रैक्टिकल है। ये बात इनको समझ आ गई थी। ठीक है। तो द लॉज में वही बात लिखी गई है कि जो प्लेटो की रचना जिसमें दार्शनिक राजा का जो सिद्धांत है उसको क्या इम्प्रैक्टिकल मानते हैं। ठीक है, और रूल ऑफ लॉ को एक्सेप्ट करते हैं। और जो प्लेटो है ना, प्लेटो के बाद जो एरिस्टोटल आते हैं वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, वो रियलिस्टिक होने की बात करते हैं। जो रियलिस्टिक होने की बात करते हैं, इसलिए जो एरिस्टोटल का आइडियल स्टेट है उसे प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? सेकंड बेस्ट स्टेट बोला जाता है। ठीक है, यही वजह है कि जो एरिस्टोटल है उनका वो भी एरिस्टोटल भी स्टेट का कॉन्सेप्ट देते हैं ना, स्टेट कैसा होना चाहिए। तो जो जैसा एरिस्टोटल स्टेट बताते हैं उस स्टेट को बेस्ट फॉर्म ऑफ प्लेटो की स्टेट के अकॉर्डिंग बेस्ट फॉर्म ऑफ बोला जाता है। क्योंकि प्लेटो पर भी क्या था, प्लेटो जैसे सुकरात का प्रभाव प्लेटो पर, प्लेटो का प्रभाव एरिस्टोटल पर, ऐसे था। तो हम दालोज में पढ़ते हैं कि भाई कैसे कैसे उनके जो विचार हैं वो बदल रहे हैं। तो बस यही बात आती है कि अगर इससे क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है कि किस में प्लेटो को समझ आ गया था कि जो उनके आइडियाज है वो इम्प्रैक्टिकल है। तो आंसर आ जाएगा द लॉज में। ठीक है, अब बात करते हैं कि प्लेटो की पद्धति, जो प्लेटो की पद्धति थी वो क्या थी। प्लेटो की जो पद्धति थी वो थी डायलेक्टिक। ठीक है, अब डायलेक्टिक क्या होती है? डायलेक्टिक पद्धति होती है डायलॉग की फॉर्म में। इसमें रेजिकल रेशनल लॉजिकल डायलॉग होती है, डिस्कशन और डिबेट होते हैं। और क्या है कि अगर हम बात करें डायलेक्टिक मेथड की, तो डायलेक्टिक मेथड में एक होता है थीसिस जिसे पूर्व पक्ष बोलते हैं, एक होता है एंटीथीसिस जिसे प्रतिपक्ष बोलते हैं, एक होता है सिंथेसिस जिसे समपक्ष बोलते हैं। अब इसे थोड़ा सा समझेंगे। थीसिस का मतलब क्या हो गया? कोई बात हमने कह दी, कोई बात कह दी, बात कह दी। अब जरूरी नहीं जो बात हमने कही है वो 100% सही हो। तो उस बात को किसी ने अपोज किया, बात को किसी ने अपोज किया, उस बात के बात ने किसी बात में हमारी बात को जब अपोज किया, तो जो जिस बंदे ने अपोज किया है या जो अपोज करने वाला है वो क्या करेगा? अपनी बात करेगा कि भाई जो आपने बात बोली है वो इस तरीके से गलत है, सही बात ही है। जो दोनों का कंक्लूजन निकल के आएगा वो होगा सिंथेसिस। तो इसे ही बोला जाता है पूर्व पक्ष, प्रतिपक्ष, समपक्ष। हम इतना ही समझेंगे, थीसिस, एंटीथीसिस और साइंथीसिस। यानी इसमें एक विचार का दूसरे विचार के साथ मतभेद होता है और फिर निकल के तीसरी बात आती है, फिर तीसरी बात से चौथी, और यही प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, इसी पैटर्न को बोलते हैं डायलेक्टिक्स मेथड। अब प्लेटो की जो पद्धति थी वो थी क्या थी? डिडक्टिव थी। अब डिडक्टिव क्या होता है? जर्नल टू पर्टिकुलर। अब जर्नल टू पर्टिकुलर क्या होता है? ये इंडक्टिव डिडक्टिव बच्चों को समझ नहीं आता है। डिडक्टिव बेसिकली क्या होता है? डिडक्टिव को अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं, तो अब मैं एक बात, जैसे मैंने कुछ बोला, मैंने बोला कि कोई बात बोली मैंने जर्नल जर्नल तौर पर, वो बाद में पर्टिकुलर बन गई। जैसे मैंने बोला कि जो भी सावन का महीना होता है उसमें बारिश होती है, मैंने ये बात बोली कि सावन का जो महीना होता है उसमें बारिश होती है। हर बार बारिश हो रही है, हर साल सावन आता है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो मैंने क्या बोल दिया कि इस बार जब सावन आएगा ना तो बारिश होगी। यानी जो काम हर बार होता है या एक बड़े लेवल पे जो काम हर बार हो रहा है वो बाद में कोई पर्टिकुलर काम बन जाता है, उसे बोलते हैं जर्नल टू पर्टिकुलर। ठीक है, जर्नल टू पर्टिकुलर। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं एक फैमिली है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है, उसमें क्या है? सारे लोग लड़ने वाले हैं, सारे लोग लड़ने वाले हैं, सारे लोग लड़ने वाले हैं। तो कहीं पर लड़ाई हो गई, किसी जगह पर जब लड़ाई हो गई, ठीक है, तो एक बंदा था ए फैमिली का, एक बंदा था बी फैमिली का। ठीक है, और कोई सी पर्सन सुन रहा है कि कहीं लड़ाई हो गई। ठीक है, तो वो क्या बोलेगा कि जो गलती थी भाई वो ए की ही होगी, क्योंकि ए में क्या है ना, ये ए सारे ऐसे हैं, ये सारे लड़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या थी? ये थी जनरल सिचुएशन, सारे लड़ने वाले हैं। इसलिए हमने पर्टिकुलर सिचुएशन को भी क्या बोल दिया कि हाँ, इसी ने ही गलती की होगी। ठीक है, जब हम एक जर्नल का रिजल्ट
किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पर लगा देते हैं, उसे बोलते हैं डिडक्टिव मेथड। अब बात करते हैं प्लेटो इज एन आइडियलिस्ट। अब इस बात का क्या मतलब है, प्लेटो इज एन आइडियलिस्ट का? आइडियल फॉर्म हमेशा वो फॉर्म होती है जो हमें बताती है वी शुड व्हाट वी शुड कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये इस चीज पर बेस होती है कि हमें क्या करना चाहिए, ना कि इस चीज पर कि हम क्या कर रहे हैं। और क्या थे प्लेटो? प्लेटो है वो रेडिकल थे। उसके अलावा यूटोपियन, यूटोपियन हमने मैंने बता दिया। ठीक है, यूटोपियन का मतलब होता है कि ऐसा थॉट जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, ऐसी बातें जो प्रैक्टिकल पॉसिबल ना हो। तो ये बातें हमने प्लेटो को लेके इसमें पढ़ी। उसके बाद हम आ जाते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज। किसकी थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या थी? हमने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, एक बार मैं बता देता हूँ फिर से याद रखने के लिए। हमने हमने पढ़ा प्लेटो में, सबसे पहले हमने प्लेटो का इंट्रोडक्शन पढ़ा। ठीक है, प्लेटो के इंट्रोडक्शन के बाद हमने पढ़ा प्लेटो पर किस किस चीज का इन्फ्लुएंस था, किस किस पर्सन का इन्फ्लुएंस था। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो प्लेटो है, प्लेटो के जो इम्पोर्टेंट वर्क है उनके बारे में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि प्लेटो पर जिन जिन लोगों का प्रभाव है वो क्या क्या प्रभाव है। उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो प्लेटो है, प्लेटो और सुकरात का आपस में क्या चक्कर है, मतलब जो सुकरात है वो प्लेटो का टीचर है, वो डेमोक्रेसी से क्यों चिढ़ता है। इसके बाद हमने पढ़ा जो उसका स्टडी पैटर्न क्या है, वो डायलेक्टिक फॉर्म में स्टडी उस या उसके जो थॉट्स है वो डायलेक्टिक फॉर्म में मिलते हैं। उसके अलावा दूसरी जो बात है इम्पोर्टेंट, वो क्या है कि वो डिडक्टिव मेथड को फॉलो करते हैं। और फिर हमने पढ़ा डिडक्टिव मेथड क्या होते हैं। तो अभी तक हमने जो जो बातें पढ़ी है उसमें जो जो मैंने पॉइंट बताए हैं वही इंपॉर्टेंट है, और बाकी चीज समझने की है। अब आगे आ जाते हैं थ्योरी ऑफ आइडियाज में। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ आइडियाज, अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि पिछले 1-2 साल से यही पूछ रहा है, ये थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या है। तो ये थ्योरी ऑफ आइडियाज क्या बोलते हैं, जो हम अपने आसपास जो भी चीज देखते हैं, मान लो अभी मैं जहाँ बैठा हूँ मेरे आसपास चेयर है, सोफा है, जो भी चीजें हैं, वो क्या रियलिटी है ना, वो शेडो है किसकी? आइडियाज की। या कोई भी, इसका सिंपल सा मतलब है कोई भी चीज बनने से पहले, कोई भी चीज बनती है हम या कोई भी चीज हम बनाते हैं, सबसे पहले उसका आइडिया हमारे दिमाग में आता है। बनाते हैं तो हमारे दिमाग में जो आइडिया आता है ना, वो क्या है? वो आइडिया सुप्रीम है, और बाकी सब क्या है? रियलिटी नहीं है। रियलिटी खाली शैडो है। ठीक है, जो रियलिटी जो है मतलब जो चीजें हम वास्तविकता में देख पा रहे हैं। ठीक है, जो मैं चेयर देख पा रहा हूँ मेरे साइड में, जो मैं मेरे हाथ में पेन है ये देख पा रहा हूँ, ये क्या है? ये आइडियो की परछाई है, जो आइडिया उसकी परछाई है। इस स्टेटमेंट को हम एग्जैक्ट भी याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि हम फिलोसफी में पूरा प्लेटो पढ़ते हैं, वहाँ डीप पढ़ते हैं, एक एक चीज पर रिसर्च करते हैं। लेकिन यहाँ हमें इतना पढ़ना है कि हमारा एग्जाम निकल जाए। नॉलेज के लिए हम क्या है बाद में भी पढ़ लेंगे। और इससे प्लेटो से इतना इम्पोर्टेंट है समझना। तो इनका मानना है कि कोई भी चीज है ना, जो कोई भी चीज जो हम देख रहे हैं, वो क्या है? वो आइडियो, जो आइडियाज आते हैं, जो हमारे दिमाग में आइडिया जो विचार आया है, उसकी परछाई है। ठीक है, वास्तविकता विचारों की परछाई है, ये चीज हमें याद रखनी है, रट लो। रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, ये बात प्लेटो बोलते हैं। ठीक है, प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ आइडियाज थे वो सुकरात से हमने लिया था, सुकरात से प्लेटो ने सीखा था। और ये बात हमने पढ़ी भी थी, 3 चीजें ली थी उन्होंने, तो उनमें से एक थ्योरी ऑफ आइडियाज था। ठीक है, अब क्या मानते थे कि जो आइडिया है वो रियल है, जो आइडिया है किसी चीज का, जो आइडिया है वो रियल है। ठीक है, परमानेंट है और परफेक्ट है। According to Plato, understanding spiritual world, one needs to enlightenment of soul. Material world is world of change, world of God is the world perfection and permanent. बेसिकली ये क्या मानते थे कि अगर हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड को समझना है तो हमें अपनी सोल का एनलाइटमेंट करना पड़ेगा, जैसे बुद्धा का एनलाइटमेंट हुआ था। तो ये बातें करते हैं ये।
ये बातें आजकल पेपर में पूछ ली जाती है, लेकिन आज भी वही पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट है। इसमें से पूछेगा तो बस यही पूछ लेगा, जो रियलिटी इज द सेट ऑफ आइडियाज, ये बात किसने कही। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। थ्योरी ऑफ आइडियाज यही थी बस। हाँ, एक उसके बाद आ जाते हैं थ्योरी ऑफ एलोगोरी, या एलोगेरी ऑफ केव की जो ये थ्योरी थी, ये क्या थी। ठीक है, तो ये क्या है ना कि ये मानते हैं कि जो हम जो लोग हैं जिस संसार में रह रहे हैं ना, ये संसार को एक गुफा मानते हैं। और ये मानते हैं कि हमें जो दिख रहा है ना वो चीजें वास्तविक नहीं है। बेसिकली हम जहाँ रह रहे हैं वो अंधेरा है। ठीक है, हम एक गुफा में बंद है। ठीक है, जो अंधेरे से घिरी हुई है। और बाहर हमें दिख रहा है कहीं से, बाहर एक होल से हमें दिख रहा है कि बाहर परछाई है, बाहर प्रकाश है। सॉरी, परछाई नहीं, बाहर दिख रहा है प्रकाश है। बाहर हमें जो कोई चीज दिख रही है वो हमें प्रकाश दे रही है। तो उनमें से कोई भी एक हिम्मत मार के आ गया होगा, और जब वो उस केव से बाहर निकलेगा तो उसे क्या होगा, उसका एनलाइटमेंट हो जाएगा। उसे समझ आएगी कि व्हाट इज रियलिटी। ठीक है, उसे क्या समझ में आएगी, व्हाट इज रियलिटी। ठीक है, और तब उसका क्या हो जाएगा, एनलाइटमेंट हो जाएगा। और जिसका एनलाइटमेंट होगा वो होगा फिलोसफर किंग, जो फिर क्या करेगा, और जो लोग जो गुफा में है, जो गुफा में है, संसार को एक गुफा माना है ना, वो उनको क्या करेगा, उनको भी ज्ञान देगा। ठीक है, उनको उनको भी क्या करेगा, ज्ञान देगा। ये बात करते हैं प्लेटो। ठीक है, प्लेटो बात करते हैं कि हम रियल चीज को इग्नोर करते हैं। ठीक है, प्लेटो एक्सप्लेन नीड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द स्टेट ऑफ इग्नोरेंस टू द स्टेट ऑफ आइडियाज। स्टेट ऑफ इग्नोरेंस से स्टेट ऑफ आइडियाज की बात करते हैं वो, कि हम क्या करते हैं, हम चीजों को इग्नोर करते हैं। ठीक है, हमें चीजों के आइडिया को जानना चाहिए कि उसका आइडिया क्या है, क्योंकि आइडिया ही क्या है, हर चीज की परछाई है, जो भी चीज एग्जिस्ट करती है। ये बात वो बोलते हैं। अब आगे आ जाते हैं थ्योरी ऑफ सोल की। थ्योरी ऑफ सोल। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ सोल है वो क्या है, बहुत आसान है, और इसी पे इनका जो सेंटर आइडिया है जस्टिस का वो बेस है। तो ये मानते हैं कि जो भी सोल है उसमें तीन वर्च्यू पाए जाते हैं बाय बर्थ। एक रीजन, एक करेज, एक एपेटाइट। जो रीजन है, रीजन मतलब हो गया जो इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, जो इंटेलेक्चुअल बातें करते हैं, जो बुद्धिमत्ता की बात करते हैं, जो ज्ञान के बारे में, जो रीजन को ढूंढने की, जो आइडियाज की बात करते हैं, उसे इंटेलेक्चुअल बोला गया। उसे बोलेंगे हम मैन ऑफ गोल्ड। जो जिनके अंदर करेज ज्यादा है उन्हें बोलेंगे मैन ऑफ सिल्वर। और जिनके अंदर एपेटाइट, एपेटाइट का मतलब होता है भूख, जिनके अंदर भूख ज्यादा है, या इसे हम ग्रेड भी बोल सकते हैं, ग्रीड ज्यादा है, उसे बोलेंगे मैन ऑफ कुपर। ये थ्योरी ऑफ सोल्स में बताता है। अब आगे इसमें क्या बात करता है कि ये ना सोल में क्या है, ये तीनों गुण पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये तीन, हर इंसान के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं, तीनों चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन अब जो ये तीन चीज होती हैं, इनका, इनसे हमें कैसे डिसाइड होता है कि कौन मैन ऑफ गोल्ड है, कौन मैन ऑफ सिल्वर है, कौन मैन ऑफ कॉपर है। ठीक है, तो इससे ये बात बताता है कि जिसके अंदर रीजन की जो जो रीजन वर्च्यू है, या जो रीजन है, रीजन वाली क्वालिटी है, रीजन वाली क्वालिटी वो ज्यादा है, रीजन वाली क्वालिटी वो ज्यादा है, तो वो बनेगा क्या, वो बनेगा रूलर। ठीक है, या बोल सकते हैं फिलोसफर किंग। जिसके अंदर करेज ज्यादा है वो बनेगा सोल्जर। करेज जिसके अंदर ज्यादा है वो बनेगा सोल्जर। और जिसके अंदर एपेटाइट ज्यादा है, जिसके अंदर एपेटाइट ज्यादा है वो बनेगा प्रोड्यूसर। वो क्या बनेगा, वो बनेगा प्रोड्यूसर। तो ये इसमें बात करते हैं। और इन्हीं को जो जिसमें जो इसको बोला जाएगा मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर और मैन ऑफ कॉपर। ठीक है, ये बहुत आसान सी बात है, ये तीनों में पाई जाती है, लेकिन जोन सी चीज जिसमें ज्यादा होगी वो वही फॉलो करेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, थ्योरी ऑफ जस्टिस की। ठीक है, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है ना, वो जो हमने पढ़ा अभी, जो हमने तीन वर्च्यू पढ़े, जो तीन क्वालिटीज पढ़ी, इन्हीं पर, इन पे ही बेस्ड है जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है। वो सिंपल क्या मानते हैं, थ्योरी ऑफ जस्टिस, वो रिपब्लिक में एक बात लिखते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो भी इन्होंने क्लासिफाई किया, जैसे वो क्लासिफिकेशन जो इसने की है, उसमें इन्होंने ड्यूटी बांटी है, ड्यूटी बांटी है। और प्लेटो का जो आइडिया ऑफ जस्टिस है, वो क्या बोलता है कि हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी अगर सही से करता है, हर सिटीजन अपनी अपनी ड्यूटी अगर सही से करता है, वही क्या है, न्याय है। उसी को ये न्याय बोलते हैं, कि जब हर आदमी अपनी अपनी ड्यूटी सही से करे और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर ना करे, वही क्या है, न्याय है। ठीक है, और ये क्या बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट आ जाता है, जस्टिस इज द सोर्स ऑफ वर्च्यू, ये बात बोलते हैं। जस्टिस हार्मनी बनाने के लिए जरूरी है, एक सुशासित राज्य बनाने के लिए जरूरी है। जस्टिस से पीस आती है, हार्मनी आती है, एक्सीलेंस आती है। ठीक है, अब क्या है, ये ड्यूटीज की बात करता है जो हमने अभी बताई। इसमें ये वही बात बता रखी है कि इंसान के अंदर तीन तरीके के गुण पाए जाते हैं, उस गुण से ड्यूटी बटी हुई है। जो भी अपनी अपनी ड्यूटी करे और एक दूसरे को इंटरफेयर ना करे, यही क्या है, जस्टिस है। वन शुड नॉट बी इंटरफेयर इन द वर्क ऑफ अदर, यही क्या है, जस्टिस है। अब आगे बात करते हैं, यही इसमें बता रखा है। फंक्शन स्पेशलाइजेशन, इसका मतलब ड्यूटी का डिवीजन हो गया। नॉन इंटरफेरेंस, मतलब एक दूसरे के हम काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हार्मनी बिटवीन विजडम, कर्जेंस एंड टेम्परेज, इनके बीच में क्या रहेगा, कोऑर्डिनेशन रहेगा। कोऑर्डिनेशन रहेगा इनके बीच में, जो ये विजडम, करेज और टेम्परेंस है, ये एक दूसरे को सहयोग करेंगे। यानी प्रोड्यूसर क्लास ही नहीं बोलेगी कि मैं वो क्यों नहीं बन रही, मैं राजा क्यों नहीं बन रही, क्योंकि वो फिलोसफर किंग के लिए ये क्या है, कुछ वो बताते हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन बताते हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं। वो चीजें फुलफिल होंगी तो फिलोसफर किंग भी बन जाएगा। ठीक है, वो चीजें जब फुलफिल होंगी तो फिलोसफर किंग भी बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कोई ऐसे कास्ट के हिसाब से चीजें नहीं बटी हुई, इसमें गुणों के हिसाब से चीजें बटी हुई है। ठीक है, अब ये थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, थ्योरी ऑफ एजुकेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरी ऑफ एजुकेशन क्या बोलती है कि जो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम है ना, वो क्या होगा, वो एक, जो प्लेटो का एजुकेशन सिस्टम है उसी के अकॉर्डिंग ही क्या है, ये जो जो राजा है, या जो सोल्जर है, या प्रोड्यूसर है, वर्ग है, ये क्या है, उस पे भी क्या करेंगे, डिपेंड करेंगे। ठीक है, तो प्लेटो क्या मानते थे कि जो एजुकेशन है ना, उसका मेन काम है स्पिरिचुअल क्वालिटीज को, मतलब फाइंड करना। ये एजुकेशन को रिलेट करते थे जानने से, खुद को जान लेना। ठीक है, उन चीजों की ये बातें करते थे। अब बात करते हैं कि जो स्पार्टा का जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, और जो एथेंस का जो एजुकेशन सिस्टम था, ठीक है, तो जो एथेन का जो एजुकेशन सिस्टम था, उसमें क्या था, संयम था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन था, जो वहाँ का जो सिस्टम था। प्लेटो टेक्स एजुकेशन इज वेरी होलिस्टिक मैनर, एजुकेशन इज नेसेसरी फॉर द हार्मोनियस वर्किंग ऑफ द स्टेट एंड द सोसाइटी। ठीक है, सॉरी। तो ये क्या है ना, कि ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन को ये कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बेस्ट सोर्स मानते हैं। जो प्लेटो है, ये एजुकेशन को क्या मानते हैं, बेस्ट सोर्स मानते हैं, किस चीज का, ये बेस्ट सोर्स मानते हैं एजुकेशन को, राज्य और समाज के बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने का। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, जो स्कीम्स थी एजुकेशन की, या जो इनके व्यूज थे एजुकेशन के, वो क्या थे, और इनका एजुकेशन पैटर्न क्या था। तो जनरली ये क्या बात करते हैं, जो स्टेट है वो कंट्रोल करेगा एजुकेशन को, यानी क्या पढ़ना है ये स्टेट डिसाइड करेगा। ठीक है, मैन और वुमेन दोनों के लिए एजुकेशन को मानते थे। लिटरेचर, लिटरेचर पर कंट्रोल रहेगा स्टेट का, किस तरह के लिटरेचर पढ़े जा रहे हैं। एजुकेशन को कंपलसरी का बना दो। मेंटल और मोरल दोनों तरह की एजुकेशन होनी चाहिए।
और ऐसी रिलेशन होनी चाहिए जो आत्मा को कनेक्ट करे इंसान से, माइंड से। ठीक है। और प्रोड्यूसिंग फिलोसफर किंग, और ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिसका एंड गोल हो फिलोसफर किंग तैयार करना। ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब इनका जो एजुकेशन पैटर्न था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एजुकेशन पैटर्न से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से 18 साल तक ये बात करते हैं कि बच्चे को म्यूजिक पढ़ाओ, जिम्नास्टिक पढ़ाओ, मोरल स्टोरीज पढ़ाओ। उसके बाद सेकेंडरी स्टेज में ये बात करते हैं कि 18 से 20 साल तक उनको बेसिक एजुकेशन दो डिसिप्लिन की। 20 साल की अवस्था में पहला टेस्ट होगा, जो उस टेस्ट को पास करेगा उसे क्या मिलिट्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है। अब मिलिट्री एजुकेशन 20 के बाद दूसरा टेस्ट होगा, एक दूसरा टेस्ट होगा आगे फिल्टर करने के लिए। वो होगा हमारा किसमें, 35 की एज में। अगर 35 की एज, 20 की एज में जो 20 से कम रह गया, मान लो 20 साल की एज में, थोड़ा ना इसे शांति से समझ लेते हैं। मान लो पहला टेस्ट 20 साल की एज में हो रहा है, 20 साल की एज में पहला टेस्ट हुआ, उसमें जो लोग फेल हो गए, लोग जो फेल हो जाएंगे वो बनेंगे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर। अगर वो पास हो गए तो उनकी तैयारी की जाएगी, उन वो आगे क्या है, उनका मतलब दूसरे चरण में वो पहुंच जाएंगे। ठीक है। उनको फिर मिलिट्री एजुकेशन दी जाएगी 20 साल के बाद। क्या दी जाएगी, मिलिट्री एजुकेशन दी जाएगी। किनको दी जाएगी, जो उसमें पास हो गए हैं, पास वालों को, पास वालों को मिलिट्री एजुकेशन दी जाएगी। अब मिलिट्री एजुकेशन के बाद फिर क्या होगा, एक फिर से टेस्ट होगा, 35 वर्ष की एज में एक टेस्ट होगा फिर से, 35 वर्ष की एज में फिल्ट्रेशन होगा। उसमें जो फेल होगा वो सोल्जर बन जाएगा, और उसमें जो पास होगा वो क्या करेगा, बाकी का टाइम 15 साल प्रैक्टिस में गुजारेगा आगे। ठीक है, प्रैक्टिस करेगा जो उसने पढ़ा है। और उसके बाद क्या बनेगा, 50 साल की एज में वो किंग बन जाएगा, फिलोसफर किंग बन जाएगा। ठीक है। ये बात करते हैं। उनका मानना है कि ना पूरी एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहनी चाहिए। एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग चलती रहनी चाहिए। ये बात थी। पहला टेस्ट 20 में, दूसरा टेस्ट 35 में। ठीक है। ये इनका टेस्ट सिस्टम था। उसके बाद आ जाते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें वो प्रॉपर्टी और वाइव्स का विचार देते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, इसमें क्या है, प्लेटो बात करते हैं कि जो प्रोड्यूसर है ना वो प्रॉपर्टी और वाइफ दोनों रख सकते हैं, लेकिन जो सोल्जर है वो भी क्या है, ना प्रॉपर्टी रखेगा ना वाइफ रखेगा। वो प्रॉपर्टी से ज्यादा खतरनाक वाइफ को मानते हैं, वाइफ को मानते हैं यानी। अब उसके इनके पर्सनल रीजन क्या थे, उनका मानना था कि अगर फिलोसफर किंग के पास प्रॉपर्टी होगी तो वो क्या है, उसके अंदर ग्रीड आ सकता है। अगर वाइफ होगी तो उसके उसके लिए ग्रीड आ सकता है। तो इसलिए इनका मानना था कि जो प्रॉपर्टी है और वाइफ है वो सोल्जर और किंग के लिए नहीं है। तो अब कैसे, मतलब अब बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब शादी जीवन के लिए जरूरी है, आगे जीवन निर्माण के लिए भी जरूरी है। तो उसके लिए मानते थे कि उसके लिए शादी जरूरी नहीं है। कोई भी, कोई भी ऐसा आदमी जो फिलोसफर किंग के लिए क्वालिफाई कर चुका है, तो ऐसी औरत भी होगी जो फिलोसफर किंग के साथ क्वालिफाई की होगी। तो कोई भी फिलोसफर किंग की कैटेगरी वाला आदमी किसी भी फिलोसफर क्वीन की कैटेगरी वाली औरत से क्या है, संबंध बना सकता है। और जो उनके संबंध से जो अगर बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा स्टेट को दे दिया जाएगा, स्टेट उसका ख्याल रखेगा। ठीक है। तो ये बात थी। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। क्योंकि कोई भी किसी के साथ भी संबंध बना सकता है, उनका जो ये कम्युनिज्म वाला था। लेकिन एक क्लास, क्लास होनी चाहिए, वो क्लास डिवीजन जो उन्होंने की है, जो आइडिया किंग के लिए जो क्लास उन्होंने बताई है, सोल्जर के लिए जो क्लास बताई, किंग किंग वाली क्लास, सोल्जर सोल्जर वाली क्लास। और बाकी जो थे, कौन, जो प्रोड्यूसर वर्ग था, वो क्या है, वो प्रॉपर्टी भी रख सकता है और वाइफ भी रख सकता है। ये था उनका थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है। ये सारी बात उन्होंने बता रखी है जो मैंने आपको बताई, एक्सप्लेन कर दी, फैमिली वाली। और ये रीजन भी मैंने आपको समझा दिया अच्छे से क्यों, ताकि ग्रीड ना आ जाए। ठीक है। यही सारी बात इसमें बता रखी है। अब आगे बात करते हैं थ्योरी ऑफ फिलोसफर किंग की। ठीक है। तो फिलोसफर किंग के लिए एक तो वो जो एजुकेशन है,
जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफाई होना चाहिए पहली बात। तो वो तो जैसे हम कोई भी टेस्ट देते हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन मैटर करती है ना, तो पहली क्वालिफिकेशन तो वही होगी। और दूसरा ये मानते थे कि जो प्लेटो की जो फिलोसफर किंग है ना, जस्टिस उन्हीं से मिल सकता है। जो जस्टिस है वो किससे मिल सकता है, फिलोसफर किंग से ही मिल सकता है, और किसी से जस्टिस नहीं मिलेगा। तो ये फिलोसफर किंग को जस्टिस का सब पार्ट मानते थे। ठीक है। और ऐसा क्यों? क्योंकि न्याय कौन करेगा? किंग। किंग के पास रीजन है न्याय करने के लिए। रीजन का मतलब उनके पास इंटेलेक्चुअल स्किल्स है, उनके पास नॉलेज है, उनका एनलाइटमेंट हो रखा है। ठीक है। प्लेटो है जो, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते थे। ही वांटेड टू गिव अनलिमिटेड पावर टू फिलोसफर किंग। वो फिलोसफर किंग को क्या है, अनलिमिटेड पावर देना चाहते थे। और उनका मानना था कि जो फिलोसफर किंग होगा ना, उस पर कोई क्वेश्चन भी नहीं उठा सकता। फिलोसफर किंग पर कोई क्वेश्चन भी नहीं उठा सकता, ये उनका मानना था। ठीक है। वो करप्शन नहीं करेगा, वो इविल नहीं होगा, मतलब प्रजा के लिए गलत काम नहीं करेगा। ये सारी चीजों को मानते थे। वो मानते थे कि जो फिलोसफर किंग है वो इतना इंटेलिजेंट है कि उस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता। ठीक है। क्वालिफिकेशन वही, मैन ऑफ रीजन होना चाहिए, जिसके अंदर रीजन का जो गुण था वो ज्यादा हो। 50 साल की क्वालिफिकेशन होना चाहिए, नो प्रॉपर्टी नो फैमिली। ठीक है। फिलोसफर किंग के पास एब्सोल्यूट पावर होगी, उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, वही बात जो मैंने बताई है। बस उसकी एक लिमिट होगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं कर सकता। अब लिमिट एक है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिमिट क्या होगी। तो इसे याद रखना है कि एक लिमिट क्या होगी। एक लिमिट होगी कि जो भी मतलब लॉ बने हुए हैं, जो लॉ बने हुए हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें वो अमेंडमेंट नहीं कर सकता। ठीक है। उसके बाद प्लेटो के कुछ कोट्स आ जाते हैं। ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर फ्लोज फ्रॉम थ्री मेन सोर्स, डिजायर, इमोशन एंड नॉलेज। आइडियाज आर द सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स, इग्नोरेंस द रूट एंड स्ट्रीम ऑफ ऑल इविल, नो लॉ ऑर्डिनेंस। ये सारे है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है ये सेकंड। ठीक है। आइडियाज आर सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी इम्पोर्टेंट बुक की। ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंट बुक के लिए ना, एक मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी नहीं है, काफ़ी अच्छी नहीं, बहुत बुरी है। अच्छी छोड़ो, बहुत बुरी है। तो मैं जो बना रहा हूँ उसे समझने की कोशिश करना, मोर देन मेरी ड्राइंग पे ध्यान देने के अलावा। ठीक है। तो इसकी बुक्स हम कैसे याद रखेंगे, एक हम अपने दिमाग में एक इमेज बना लेंगे। ठीक है। एक लॉज है। क्या है? एक लॉज है। लॉज, जैसे बंगलो होते हैं ना, वैसे तो ये तो हट है, लेकिन इसे मैं मानूंगा ये क्या है, बंगलो है। क्या है? बंगलो। बंगलो को लिखूंगा मैं बंगलो, लॉज। ठीक है। तो ये बंगलोज है। इस बंगलोज में क्या है, एक इयोन नाम की लड़की है। इयोन नाम की लड़की। इयोन नाम की क्या है, लड़की है। ई ओन। ठीक है। इयोन नाम की लड़की है जो इसमें रहती है। और क्या है, एक ठेले वाला खड़ा है। किस चीज का ठेले वाला? एक ठेले वाला खड़ा है कि, ठीक है, वो ठेले पे क्या बेच रहा है? वो ठेले पे एप्पल बेच रहा है। क्या बेच रहा है? ठेले पे एप्पल बेच रहा है। ये हो गए ठेले वाला। और ये हो गया ठेले वाला खड़ा है। ठीक है। ठेले वाला वो क्या है, एप्पल बेच रहा है खड़ा होके इधर। ठीक है। एप्पल बेच रहा है। और वो खड़ा है किसमें? पोज में खड़ा है। पोज में खड़ा है। पोज में खड़ा होके एप्पल बेच रहा है, खड़ा होकर। और क्या बोल रहा है? एप्पल कैसे बेच रहा है? एप्पल कैसे बोल रहा है वो? क्या बोल रहा है मुंह से? क्या बोल रहा है वो मुंह से? बोल रहा है एप्पल लोजी, एप्पल लोजी, एप्पल लोजी, एप्पल लोजी। ठीक है। और उसके बाद ये ईओन आती है घर से बाहर निकल के। ईओन घर से बाहर निकल के आती है। ठीक है। और ये इससे क्या है, बोलते हैं मुझे एप्पल दे दो, इसे एप्पल दे देता है। एप्पल देने के बाद ये बोलता है कि यार ये देश तो बड़ा सही है,
देश बड़ा सही है, बड़ा सही है, इसमें तो रिपब्लिक है, इसमें तो रिपब्लिक है। ठीक है, अब स्टोरी क्या है? स्टोरी कुछ नहीं, ये अपने अपना तरीका होता है याद करने का। तो मैंने एक लो बना लिया, ठीक है, एक एक बंगलो बना लिया, एक बंगलो में कियोन नाम की लड़की रहती है। अब बंगलो से एक बुक हो गई लोज, ठीक है। एक, अब बंगलोज में इयोन नाम की लड़की रहती है, तो एक बुक हो गई इयोन, ठीक है। अब ये बाहर खड़ा है ठेले वाला, पोज बनाकर, पोज बनाकर खड़ा है, तो एक बुक हो गई सिंपोजियम, सिंपोजियम, ठीक है। पोज बनाकर खड़ा है, तो एक बुक हो गई सिंपोजियम। ये चिल्ला रहा है, क्या चिल्ला रहा है? एप्पल लॉजी, एप्पल लॉजी। क्या चिल्ला रहा है? एप्पल लॉजी, एप्पल लॉजी, तो एक बुक हो गई एप्पल लॉजी, ठीक है। और फिर ये क्या है? ये बताता है कि यार इस देश में तो रिपब्लिक बड़ा सही है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट बुक निकल के आती है, जो एक ये कहानी सी है, इससे जो इम्पोर्टेंट बुक निकल के आती है, एक तो रिपब्लिक हो गई, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी। रिपब्लिक के अलावा दूसरी लॉज हो गई, ठीक है। तीसरी स्टेट्समैन हो गई। ये देश में, देश को क्या बोलेंगे? स्टेट बोलेंगे, तो स्टेट्समैन हो गई, स्टेट्समैन हो गई। चौथी बुक कौन सी हो गई? चौथी बुक हो गई हमारी कौन सी? इयोन। पांचवी कौन सी हो गई? एपोलॉजी। एपोलॉजी की स्पेलिंग देख लेना भाई, एपोलॉजी। उसके अलावा छठी बुक कौन सी होगी? सिंपोजियम। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई? ये इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई। इसमें और तो हमारी कोई नहीं बची, नहीं और नहीं बची। तो ये छह क्या है? ये इंपॉर्टेंट बुक्स है, तो जर्नल इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। एक बंगलो में योन नाम की लड़की रहती है, और बाहर एक सेब वाला खड़ा है, और सेब बेच रहा है, क्या बोल के? पोज में खड़ा है, पोज बना के। और क्या बोल रहा है? एप्पल लो जी, एप्पल ले लो जी। इयोन नाम की लड़की आती है, कहती है मुझे सेब दो जी, एप्पल दो जी। ये से एप्पल दे देता है, ठीक है। ये एप्पल लेके जाती है, और ये क्या बोलता है इसे कि यार ये देश, ये स्टेट है, जो स्टेट से हो गया स्टेट्समैन, ये बड़ा सही है, इसमें रिपब्लिक है, कहीं भी सेब बेचो, कहीं भी सेब बेचो, ठीक है। तो ये इस तरीके से एक स्टोरी के थ्रू से मैंने याद रखे हैं ये किताबें। अगर चाहे तो आप अपनी किताबें भी, अपनी ट्रिक भी बना सकते हैं किताबों को याद करने की, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था प्लेटो। ये थोड़े बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैंने कोशिश किया इसे मैं एक वीडियो में, जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो सारी चीज़ें करवा दूँ, जो कि मैंने इसमें करा दी है, ठीक है। और किसी को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, तो मेरे को वो, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं अपना इंस्टा अकाउंट डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे से कांटेक्ट करके क्या है वो, इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं हूँ नहीं। तो इंस्टाग्राम पे अगर चाहो तो आप वहाँ से मैं इसकी पीडीएफ आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी के आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले में पढ़ेंगे हम एरिस्टोटल, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें।